नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व मैंने भाषा की 10 विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और उन 10 विशेषताओं को हृदयंगम कर लेने की आवश्यकता है। और उसके पश्चात आज जो है भाषा की कुछ नई विशेषताओं को हम समझने बूझने का प्रयास करेंगे। भाषा अभिव्यंजन, संप्रेषण और सूचन का साधन है और भाषा के माध्यम से हम अपने भावों, विचारों आदि की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा विज्ञान सामान्य भाषा और विशिष्ट भाषा दोनों भाषाओं का अध्ययन करता है और मुख्य रूप से भाषा विज्ञान के अध्ययन का केंद्र जो है मौखिक भाषा है, उच्चरित भाषा है। यह ध्यान में रखना है और इन्हीं कुछ तथ्यों को ध्यान में रखकर हम भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। भाषा की पहली विशेषता है, भाषा जन्मजात संपत्ति नहीं है। यह ध्यान में रखना है कि भाषा जन्मजात संपत्ति नहीं है। दूसरे तीसरे जीव जंतु जन्म लेते हैं और जन्म के साथ अपनी बोली या अपनी भाषा को साथ लिए ही जन्म लेते हैं। बिल्ली का बच्चा जन्म लेते ही मियाऊं मियाऊं करना शुरू कर देता है। इसी तरह से कुत्ता भी करता है और अन्य जीव जंतु भी करते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो अपने साथ कोई भाषा लेकर, किसी भाषा का ज्ञान लेकर जन्म नहीं लेता है। यदि ऐसा होता तो क्या होता? जैसे कुत्ते की भाषा जो है पूरी दुनिया में एक जैसी होती है, उसी तरह से पूरी दुनिया में मनुष्य की भाषा भी एक जैसी ही होती। तो ऐसा नहीं होता है। मनुष्य जन्म लेता है और जिस समाज में जन्म लेता है, जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण में सांस लेता है, वह उसी परिवेश, उसी वातावरण या उसी समाज की भाषा को सीखता है और सीखकर अर्जन करता है। जन्म के साथ वह कोई भाषा का ज्ञान लेकर नहीं आता है,
भाषा जन्मजात संपत्ति नहीं है, इसका इतना ही अर्थ है, इससे अधिक इसका कोई अर्थ नहीं। दूसरी विशेषता है भाषा की, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं। पैतृक संपत्ति जैसे कि आनुवंशिक गुणों के कारण पिता या माता से संतान में कोई आनुवंशिक विशेषता आ जाती है, कोई आनुवंशिक गुण आ जाता है, तो उस तरह से मनुष्य जो है आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता की भाषा लेकर नहीं जन्म लेता है। भाषा जो है वह पिता अगर हिंदी भाषा भाषी है और वह विदेश में रह रहा है और उसके बच्चे का जन्म भी विदेश में ही हुआ है, तो यह समझना होगा कि वह विदेशी भाषा ही सीखेगा, समझेगा, उसी भाषा का व्यवहार करेगा। और परिवार में माता पिता उसके साथ हिंदी में बात करते रहे हैं तो वह हिंदी भी जानेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त वह विदेशी भाषा के वातावरण में, विदेशी भाषा के समाज में, विदेशी भाषा के परिवेश में रह रहा है, इसीलिए वह विदेशी भाषा ही जानेगा। यह नहीं कि पिता जो है हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में पैदा हुए हैं और तो उसका बच्चा भी हिंदी ही बोलेगा, यह कोई तर्क संगत नियम या सिद्धांत नहीं है। यह ध्यान में रखना है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा की तीसरी विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उस समाज, उस परिवेश, उस वातावरण की भाषा जो है वह सीखता है और अनुकरण से सीखता है। अनुकरण एक बहुत बड़ी विशेषता है मनुष्य की और इसके कारण जो है मनुष्य अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने विवेक की सीमा का बहुत दूर तक विस्तार करता है। और दूसरे तीसरे जीव जंतुओं में अनुकरण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तो वह जो है अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक की सीमा का विस्तार भी नहीं कर पाता है। जिस तरह से मनुष्य जन्म से तैरना नहीं जानता, तैरना उसको सीखना पड़ता है, उसी तरह से जन्म से वह कोई भाषा लेकर नहीं आता, उसे जो है भाषा समाज से सीखनी होती है, अर्जित करनी होती है। और इसीलिए यह अर्जित संपत्ति है। यह नहीं कि पिता ने दे दिया कि ये तुम्हारा जो है धन है, ये तुम्हारा इतना हिस्सा हुआ मेरे अर्जित धन में, यह तुम ले लो, ऐसा नहीं है। उसको, मनुष्य को क्या करना पड़ता है, भाषा को खुद अर्जित करना पड़ता है। और भाषा की अगली विशेषता है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। यह ध्यान में रखना है, भाषा सामाजिक संपत्ति है।
भाषा का जन्म समाज में होता है, भाषा का उद्भव समाज में होता है, भाषा का विकास समाज में होता है, और समाज नहीं रहने पर भाषा की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाषा शाश्वत है, नित्य है, चिरंतन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी भाषाएं हैं जो काल के विकराल गाल में समाहित हो गई है, यह ध्यान में रखना है। तो भाषा सामाजिक संपत्ति, समाज विशेष की संपत्ति है। समाज विशेष की भाषा अलग होती है, एक समाज की भाषा और होती है, दूसरे समाज की भाषा और होती है, तीसरे समाज की भाषा और होती है। तो भाषा समाज विशेष की संपत्ति है, और उस समाज विशेष में जो व्यक्ति रहता है उस भाषा विशेष का अनुकरण के द्वारा अर्जन करता है। भाषा सामाजिक संपत्ति है कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति जो है भाषा को जन्म नहीं देता, व्यक्ति विशेष भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकता। एक आध शब्द दे दे, एक आध जो है शैली दे दे, कुछ एक आध वाक्य नए तरह से वह बोल दे, तो इससे जो है वो भाषा जो है समुद्र है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह ध्यान में रखना है। मनुष्य भाषा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, व्यक्तिगत रूप में मनुष्य भाषा में परिवर्तन नहीं कर सकता, और भाषा को वह नष्ट भी नहीं कर सकता है। भाषा समाज में उत्पन्न और विकसित होती है, समाज से ही भाषा का अस्तित्व है, यह ध्यान में रखना है। इसलिए भाषा सामाजिक संपत्ति। अगली विशेषता है भाषा की कि भाषा परंपरागत संपत्ति। परंपरागत संपत्ति, हमारे माता पिता ने अपने माता पिता से भाषा सीखी थी, उनके माता पिता ने अपने माता पिता से भाषा सीखी थी, उनके माता पिता ने अपने माता पिता से भाषा सीखी थी। जैसे हमने अपने माता पिता से भाषा सीखी है, तो हमारे बाल बच्चों ने भी हमसे भाषा सीखी है। तो भाषा की एक परंपरा है, भाषा का एक प्रवाह है, भाषा की एक धारा है, और इसी धारा में, इसी प्रवाह में रह कर के मनुष्य जो है भाषा को सीखता है। तो भाषा परंपरागत संपत्ति है। यह नहीं कि अचानक भाषा को उत्पन्न कर देगा, विकसित कर लेगा, भाषा कोई चला लेगा, किसी भाषा को नष्ट कर देगा, नेस्त नाबूद कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा की अगली विशेषता है कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। चिर शब्द का अर्थ होता है कि भाषा में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वह परिवर्तन जो है बहुत दिनों के बाद परिलक्षित होता है। यह ध्यान में रखना है। यह नहीं कि शीघ्र शीघ्र भाषा में परिवर्तन होता चलता है। अगर भाषा में अत्यंत शीघ्रता से परिवर्तन हो तो क्या होगा? व्यक्ति जो है अपने माता पिता की भाषा को नहीं समझ पाएगा, और उस व्यक्ति के बच्चे जो हैं अपने माता पिता की भाषा नहीं समझ पाएंगे। यह स्थिति हो जाएगी। भाषा के साम्राज्य में अराजकता छा जाएगी, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसीलिए व्यवस्था इस प्रकार की है कि भाषा में परिवर्तन शनह शनह होता है, धीरे धीरे होता है। भाषा बहुत दिनों के बाद परिवर्तन होता चलता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद वह सामूहिक रूप से और संग्रहित रूप से परिलक्षित होता है, और उसमें परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अब यही कारण है कि देखिए, संस्कृत से जो है पाली भाषा परिवर्तित होते होते बन गई, पाली से प्राकृत बन गई,
प्राकृत से अपभ्रंश बन गई और अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं बन गई। तो ये परिवर्तन आप देखिए कि कम से कम 500 वर्षों में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, कम से कम 100 वर्षों में। पाली का समय 500 वर्षों का है और प्राकृत का समय 500 वर्षों का है, अपभ्रंश का समय 500 वर्षों का है। तो कम से कम देखा जा रहा है कि 500 वर्षों में भाषा परिवर्तित होती जा रही है। और यह है, भाषा में परिवर्तन तो होता है, लेकिन ये परिवर्तन अति शीघ्र नहीं होता है। अत्यंत शनैः शनैः, अत्यंत धीमी गति से, बहुत धीरे धीरे यह परिवर्तन होता है, जो बहुत बाद में जाकर के परिलक्षित होता है और दृष्टिगोचर होता है। भाषा की अगली विशेषता है कि प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती। प्रत्येक भाषा का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक भौगोलिक सीमा होती है, और उसी भौगोलिक सीमा में भाषा जो है वह बोली जाती है। उस सीमा पर भाषा का रूप किंचित परिवर्तित हो जाता है, उस सीमा के बाहर भाषा के रूप में और भी परिवर्तन परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। हर एक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है और वह उसी सीमा में व्यवहार में लाई जाती है। उस सीमा के बाहर जो है वह भाषा जो है व्यवहार में नहीं लाई जाती है। कोई दूसरी भाषा होती है जो व्यवहार में लाई जाती है। अगली विशेषता है, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती। अभी हमने जाना है कि प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, उसी तरह से प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा में देख रहे हैं, हिंदी की सीमा को देख रहे हैं, बांग्ला की सीमा को देख रहे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती और पंजाबी की, हरियाणवी की सीमा को देख रहे हैं, ब्रज की सीमा, अवधी की सीमा को देख रहे हैं, भोजपुरी की सीमा को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भौगोलिक सीमा जैसे होती है, उसी तरह से प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। जैसे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच जो है वो अपभ्रंश की सीमा है। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच जो है जो यह ऐतिहासिक सीमा है, यह अपभ्रंश की सीमा है। और इसके पहले 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो है वह द्वितीय प्राकृत या प्राकृत की सीमा है। इसी तरह से 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक यह प्रथम प्राकृत या पाली की सीमा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा हुआ करती है और उस ऐतिहासिक सीमा के पूर्ववर्ती भाषा भिन्न होती है। पहले वाली भाषा, पूर्ववर्ती भाषा माने पहले वाली भाषा भिन्न होती है, और परवर्ती भाषा, बाद वाली भाषा भी क्या होती है, वह भिन्न होती है। उस ऐतिहासिक सीमा के अंदर जो भाषा होती है वह भाषा व्यवहार में लाई जाती है, और उसके पहले वाली भाषा और उसके बाद वाली भाषा जो है उस ऐतिहासिक सीमा के अंतर्गत जो भाषा आती है, पूर्ववर्ती भाषा और परवर्ती भाषा दोनों भाषाएं उससे भिन्न हुआ करती है। और अगली विशेषता है भाषा की कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक पृथक संरचना होती। प्रत्येक भाषा की अपनी एक पृथक संरचना होती, एक अलग संरचना होती, बिल्कुल ही सेपरेट स्ट्रक्चर हुआ करता है प्रत्येक भाषा का। और यह स्ट्रक्चर जो होता है, यह संरचना जो होती है, ध्वनि के स्तर पर होती है, शब्द के स्तर पर होती है, रूप या पद के स्तर पर होती है,
वाक्य के स्तर पर होती है और अर्थ के स्तर पर भी होती है। लिंग के स्तर पर होती है, कारक के स्तर पर होती है, वचन के स्तर पर होती है, काल के स्तर पर होती है। अनेक स्तरों पर प्रत्येक भाषा की अपनी एक पृथक संरचना होती है। अब देखिए कि ध्वनि के स्तर पर तो अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, लेटर्स हैं, और तुर्की में 29 अक्षर हैं, लेटर्स हैं। और फिर देखिए कि किसी भाषा में कोई अक्षर होता है तो किसी भाषा में कोई अक्षर नहीं होता है, अर्थात कोई ध्वनि होती है और कोई ध्वनि नहीं होती है। फिर क्या होता है कि किसी भाषा में किसी ध्वनि का उच्चारण किसी प्रकार से होता है तो उसी अक्षर का दूसरी भाषा में उच्चारण दूसरी तरह से होता है। यह ध्वनि के स्तर पर की व्यवस्था है। अब देखिए हिंदी में ही है वहाँ और यहाँ, वह शब्द के पहले ये ध्वनियाँ नहीं आती हैं, या तो बीच में आएंगी ये ध्वनियाँ या अंत में आती हैं। तो ये ध्वनि के स्तर पर संरचना है। लिंग देखिए संस्कृत में लिंग 3 हैं और हिंदी में लिंग 2 हैं, गुजराती में लिंग 3 हैं। तो इस तरह से देखिए, और अंग्रेजी में लिंग 4 हैं। तो कई एक आध भाषा में 6 लिंग भी हैं। तो यह देखने में आता है। और वाक्य के स्तर पर संरचना जो है, हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया का क्रम है, तो अंग्रेजी में कर्ता क्रिया और कर्म का है। तो यह जो है वाक्य की संरचना है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक पृथक संरचना होती है, एक सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, और उसी स्ट्रक्चर में वह भाषा होती है। भाषा की अगली विशेषता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। भाषा प्रवाह है, भाषा धारा है, भाषा नदी है। और नदी का प्रवाह जो है, जिस प्रकार से ऊंचाई से नीचाई की ओर होता है, उसी प्रकार से भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर गतिशील होती। पहले शुरू में भाषा कठिन रहती और धीरे धीरे प्रवाहित होते होते वह सरल होती चली जाती है। यह ध्यान में रखना है। यह नहीं कि भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, नहीं, भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। वैदिक संस्कृत को देखेंगे तो उसमें रूप भेद बहुत हुआ करते थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में रूप भेद कम हो गए। लौकिक संस्कृत में समास और संधि मिल करके और इतने बड़े बड़े लच्छेदार वाक्य और कितने पृष्ठों तक का एक वाक्य। तो लेकिन अब देखिए हिंदी भाषा जो है वह सरल होती चली जा रही। यह है अगली विशेषता है भाषा की, कि भाषा जो है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गतिशील होती। भाषा शुरू में स्थूल होती, सूक्ष्म नहीं होती, उसमें बारीकी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे भाषा का प्रयोग बढ़ता जाता है, भाषा का विकास होता जाता है,
भाषा अनेक क्षेत्रों में व्यवहृत होने लगती है, उसी प्रकार से भाषा का विकास भी होता चलता है और उसका रूप जो है स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है। यह समझना है कि कालिदास के समय में जो संस्कृत भाषा का स्वरूप था, तो उस अवस्था तक आते आते सूक्ष्म जो संस्कृत हुई कालिदास के समय में, तो बहुत समय बीत चुका था। यह ध्यान में रखना है। तो उसी तरह से हिंदी की अभी वह स्थिति नहीं आई है कि हिंदी बहुत सूक्ष्म हो जाए और बहुत ही उसमें संस्कृत जैसा प्रौढ़ और महान काव्य लिखा जाने लगे, तो वह स्थिति अभी नहीं आई है। हालांकि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास भी अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है और अनेक उत्कृष्ट साहित्य भी रचे गए हैं, लेकिन अभी वह सूक्ष्मता आना शेष है। भाषा की अगली विशेषता है कि भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर गतिशील होती। भाषा का जैसे मनुष्य का जन्म होता है, वह शिशु होता है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में आता है। तो उसी तरह से अप्रौढ़ता मतलब अवयस्कता, बालपन। तो भाषा जो है मानव की तरह ही बालपन से प्रौढ़पन को प्राप्त करती है, अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर गतिशील होती है। और जिस समय हिंदी का विकास हुआ था, उद्भव हुआ था, उस समय को देखिए 1000 ईस्वी के समय में, और छायावाद के आते आते देखिए, कामायनी को देखिए, तो भाषा कितनी प्रौढ़ हो चुकी। खड़ी बोली हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में जो थी, और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में जो थी, और फिर देखिए कि छायावाद काल में आकर के जो है हिंदी, खड़ी बोली हिंदी जो है बहुत शीघ्रता से प्रौढ़ता को प्राप्त हुई और उसमें सूक्ष्म काव्य भी, सुंदर काव्य भी लिखे जाने लगे। और भाषा की अगली विशेषता है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर गतिशील होती है। प्रारंभ में भाषा जो है संयोगावस्था में रहती, अयोगात्मक भाषा को छोड़ दें, योगात्मक भाषा पर विचार करें, चर्चा करें, तो भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर गतिशील होती है। भाषा में मुख्य रूप से 2 तत्व होते हैं, एक प्रकृति होती है, दूसरा प्रत्यय होता है। प्रकृति को अर्थ तत्व भी कहते हैं और प्रत्यय को संबंध तत्व भी कहते हैं। अर्थ तत्व और संबंध तत्व का मिला होना यह संयोगावस्था है, और अर्थ तत्व और संबंध तत्व का धीरे धीरे अलग होता चला जाना यह वियोगावस्था है। रामः मोहनस्य पुस्तकं पठति, यह देखिए, तो रामः मोहनस्य पुस्तकं पठति, राम मोहन की पुस्तक पढ़ता है। तो मोहनस्य, इसमें संबंध तत्व जो है वह संपृक्त है, संलग्न है, लेकिन
मोहन की, तो देखिए संबंध तत्व अलग हो गया मोहन से। राम में विसर्ग है, कर्ता कारक का चिन्ह है, और राम कोई चिन्ह नहीं। मोहन की पुस्तक, संस्कृत में देखिए पुस्तकम, उसमें कर्म कारक की विभक्ति है लगी हुई, द्वितीय एक वचन। लेकिन राम मोहन की पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक में कहीं कोई विभक्ति नहीं है, विभक्ति वियुक्त हो गई है, अलग हो गई है। तो यह है। मोहन फल खाता है, तो न मोहन में कोई चिन्ह है कर्ता कारक का, न फल में कोई कर्म कारक का चिन्ह है। और संस्कृत में कहेंगे तो मोहनः फलम खादति, खादति है, खाता है, तो अलग हो गया है, उसमें अर्थ तत्व से संबंध तत्व। और फलम उसमें है कर्म कारक संयुक्त है, तो मोहन फल खाता है, तो खाता है में खादति में देखिए संयुक्त है, और खाता है में अलग है संबंध तत्व अर्थ तत्व से। तो भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर गतिशील होती है। प्रत्येक भाषा जो है सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से स्तरीकृत होती। भाषा का अपना एक स्तर होता है, एक मनुष्य ही है, तो जिस परिवेश में रहता है, तो परिवेश का स्तर अगर धीरे धीरे वह जिस स्तर के परिवेश में जाता है, उसकी भाषा भी वही होती है। हम अपनी ही भाषा पर गौर करें तो बचपन में जिस तरह की भाषा का, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि बुरे शब्दों, बुरे वाक्यों का प्रयोग करते थे, बाद में अच्छे शब्दों और अच्छे वाक्यों का प्रयोग करने लगे। नहीं, ऐसे इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर बच्चा अच्छे परिवेश में रहता है तो अच्छे वाक्य का प्रयोग करता है, अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, अच्छे शब्द का प्रयोग करता है, और फिर वह बुरे परिवेश में चला जाता है तो वह वहीं की भाषा को ग्रहण करने लग जाता है। यदि मनुष्य जो है तकनीकी के क्षेत्र में चला जाता है तो वह तकनीकी भाषा का प्रयोग करने लगता है, किसानी के क्षेत्र में चला जाता है तो किसानी भाषा का, कृषक भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो आप देखिए कि भाषा जो है सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से स्तरीकृत होती है। और मनुष्य जो भाषा बोलता है, बताया भाषा सूचन का भी माध्यम है, तो व्यक्ति भाषा बोलता है तो अपनी अस्मिता का भी परिचय देता है, अपनी आइडेंटिटी का भी परिचय देता है। तो भाषा से व्यक्ति के स्तर का पता चलता है कि यह व्यक्ति किस स्तर का है, इस व्यक्ति का स्तर क्या है। तो सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से भाषा क्या होती है, स्तरीकृत होती है। और उसमें व्यवसाय का स्तर है, यह मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। एक शिक्षक की भाषा जो होगी एक अनपढ़ की भाषा नहीं हो सकती है, एक कवि की जो भाषा होगी वह एक कुली की भाषा नहीं हो सकती है, एक धूर्त की जो भाषा होगी वह एक परिश्रमी और ईमानदार की भाषा नहीं हो सकती है, एक डॉक्टर की जो भाषा होगी वह दूसरे की भाषा नहीं हो सकती है। तो पेशे के अनुसार भाषा और संस्कार के अनुसार, बुद्धि, विवेक और व्यवहार के अनुसार भाषा का स्तर होता है। और भाषा जो है सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से स्तरीकृत होती है। और अगली विशेषता है भाषा की कि भाषा स्थिरीकरण और मानकीकरण से प्रभावित होती। इसको समझना है कि एक तरफ भाषा में परिवर्तन होता चलता है, भाषा विकसित होती चलती, और
भाषा के विकास को, भाषा के परिवर्तन को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो भाषा तो शीघ्रता से परिवर्तित हो जाएगी और कुछ ही दिनों में उस भाषा को समझने वाले लोग नहीं रहेंगे, अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसके लिए भाषा को चेष्टा की जाती है कि वह स्थिर रहे, उसमें परिवर्तन शीघ्रता से नहीं हो, दूरगामी परिवर्तन हो, चिर परिवर्तन हो, और इसीलिए उसका स्थिरीकरण किया जाता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा का स्थिरीकरण कर देता है। और समाज क्या कर देता है? भाषा को मानकीकृत कर देता है। मानकीकरण पर मैंने एक वर्ग लिया हुआ है, तो आप देखेंगे उसको, यह ध्यान में रखना है। तो भाषा के परिवर्तन को, विकास को व्याकरण स्थिर करता है और समाज उसको मानकीकरण के माध्यम से परिवर्तित नहीं होने देता है। इसलिए एक संतुलन बना रहता है और इस तरह से भाषा स्थिर रहती है और मानकीकृत रहती है। भाषा जो है प्रथमतः उच्चारण स्तर पर परिवर्तित होती है। यह तो हम जान रहे हैं कि भाषा परिवर्तित होती है, भाषा में परिवर्तन होता है, भाषा में विकास होता है, लेकिन जानना यह है कि सबसे पहले भाषा में जो है उच्चारण स्तर पर परिवर्तन होता है और लिखित स्तर पर परिवर्तन बहुत दिनों के बाद होता है, नहीं भी होता है, लेकिन उच्चारण जो है उसका बदल जाता है। और कई ध्वनियाँ हैं, उसका उच्चारण जो है पहले किस रूप में करते थे, आज किस रूप में करते हैं, यह पता नहीं है। जैसे री है, तो री जो है वह स्वर वर्ण में है, लेकिन री का उच्चारण तो रहस्य का री की तरह करते हैं। पता ही नहीं है कि री का पूर्व उच्चारण क्या था। अब उच्चारण तो री का परिवर्तित हो गया है, वह व्यंजन की तरह उच्चारित होने लगी है री, लेकिन उसको लिखते हैं स्वर में ही, या स्वर ही गिनते हैं। तो यह है। और अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, डॉटर है, लाफ है, उसी तरह से नाइफ है, KNIF ही, और KNIGST है। तो उच्चारण तो बदल गया है, लेकिन वह उसी रूप में लिखा चला जा रहा है। जो उच्चारण में बदलाव हुआ है, उच्चारण में जो परिवर्तन हुआ है, वह अभी भी लेखन में परिवर्तन नहीं हो पाया है, भाषा के लिखित रूप में परिवर्तन नहीं हो पाया है। तो यह हमने जाना है कि भाषा में परिवर्तन जो होता है सबसे पहले उच्चारण स्तर पर होता है। लिखित स्तर पर परिवर्तन बहुत बाद को जाकर होता है अथवा नहीं भी होता है। तो आज हमने भाषा की विशेषताओं के विषय में जाना है। यह भाषा की विशेषताओं का दूसरा भाग है और अंतिम भाग है। आप पहले भाग में जो विशेषताएं पढ़ चुके हैं भाषा की, उन विशेषताओं को भी जोड़ करके एक अच्छा खासा नोट तैयार कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न आने पर उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।